नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज ख़ास तौर से हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमास को जो ताज़ा झटका इस समय लगा है, उसके बाद क्या वो उभरेगा, या हया सिनवार अभी ज़िंदा है? क्या ये कैंपेन ख़ास तौर से अगर हमास की तरफ से ये कहा जाता है कि हम अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसे आज़ाद नहीं कर लेते, तो क्या अब भी ऐसे लोग हैं जो बड़े महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी माने जाते रहे जो हमास की, उनके मारे जाने के बाद भी क्या ये चलता रहेगा, या इज़राइल अब वाकई उस दिशा में बढ़ चला है जहाँ वो पूरे तौर पर अपनी इस समस्या को बहुत हद तक हमेशा के लिए ख़त्म करने या इस पर काबू पा लेने की दिशा में आगे बढ़ गया है? तेहरान में किसी को ये मालूम नहीं था कि इस्माइल हानिये यूं मारा जाएगा। इस तरीके से टारगेटेड तौर पर अपने दुश्मनों को मारने के संदर्भ में हमने देखा है कि दुनिया के चंद ही देश हैं जिनमें ये मादा है, जिनमें ये ताकत है और ये दम है कि अपने दुश्मनों को वो खोद कर निकालते हैं और कहीं पर भी क्यों ना हो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और जब हमने ये देखा कि इतना एक तरीके से वो नाम जिसको इनविंसिबल माना जाता रहा अभी तक हमास की तरफ से, कि कम से कम ये 2-3 नाम जिसमें ताइफ का नाम भी शामिल है, जिसमें हानिये का नाम भी शामिल है, कि कई बार की कोशिशों के बावजूद इजराइल के हत्थे ये नहीं चढ़ रहे थे। लेकिन पहले तो खबर ये आई कि ईरान में हानिये का काम तमाम हो गया, और उसके बाद अगले ही दिन ये खबर भी आई कि दाइफ, जिसे ये कहा जाता रहा कि वो तो उस प्रोवर्बियल कैट की तरह है जिसे 9 बार जीवन दान पहले ही मिला हुआ है, और जिसको ये माना जाता रहा कि वो बुलेट प्रूफ जनरल है अपनी टीम का, ऐसे शख्स के बारे में ये खबर आना कि 1 तारीख को दुनिया के सामने ये बात सार्वजनिक बेशक की जा रही हो, लेकिन 13 जुलाई को ही दाइफ का काम भी तमाम कर दिया गया था। दाइफ सबसे ज़्यादा तलाशा गया और सबसे देर तक जिसने चकमा दिया इजराइल को, हमास का वो नाम, मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दाइफ, और मोहम्मद दाइफ का मारा जाना। मोहम्मद दाइफ के बारे में ये कहा जाता है कि 1965 में उसकी पैदाइश के समय से लेकर आज तक उसके बड़े होने के दौरान उसने अपने पिता को इंतिफादा में काम करते हुए, हिस्सा लेते हुए देखा, इजराइल के ख़िलाफ़ काम करते हुए देखा, और फिर धीरे धीरे वो इतना स्किलफुल होता गया, इतना शातिर होता गया और इतना दुर्दांत होता चला गया कि उसे मिलिट्री विंग का हमास का चीफ बना दिया गया। वो मोहम्मद दाइफ, उसके बारे में हानिये के मारे जाने के अगले दिन ही दुनिया को पता चलता है कि 13 जुलाई को ही दाइफ का काम भी तमाम हो गया था। वो जिसे बुलेट प्रूफ कहा जाता रहा, वो जिसे प्रोवर्बियल लाइफ ऑफ कैट जिसे कहा जाता रहा कि 9 बार तो उसको ज़िंदगी मिली हुई है ही, ऐसी लाइफ लाइन लेकर जीने वाला, ऐसा देर तक चकमा देने वाला, जिसके बारे में पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन होने के बावजूद जब वहाँ पर मोसाद के लोग पहुँचते थे, वहाँ शिन बेट पता करने जाती थी या इजराइल डिफेंस फोर्सेस वहाँ पहुँचती थी, तो पता चलता था कि दाइफ तो यहाँ से बहुत पहले चला गया। वो मोहम्मद दाइफ जिसे इनविंसिबल माना गया, मोहम्मद दाइफ जिसने न जाने कितनी कत्ल गारत की इजराइल में, और मोहम्मद दाइफ ही वो नाम है कि जब ओस्लो समझौता हुआ था, आपको याद होगा कि इजराइल के बीच और फ़िलिस्तीन के बीच में एक समझौता कराने की कोशिश की गई। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, ये एक नाम सामने आया, और PLO को इजराइल ने मान्यता दी और कहा कि ये फ़िलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधि है, और दोनों के बीच में समझौते हुए एक समय ऐसा भी लगा कि यहीं से शायद अब पीस की राह आगे जा रही है। लेकिन मोहम्मद दाइफ को ये कबूल नहीं था, और मोहम्मद दाइफ ने जैसे ही ये समझौते हुए थे, उसके बाद इजराइल में एक के बाद एक कई परेशानियां पैदा की, कई जगहों पर फिदाइन हमले हुए, और इस सब में इजराइल की एक तरीके से नाक में दम करने वाले जो बड़े नाम रहे हैं हमास के, उसमें मोहम्मद दाइफ सबसे आगे दिखाई देता है। उस मोहम्मद दाइफ को 13 जुलाई को ही ठिकाने लगा दिया गया, और अब
ये खबर भी दुनिया के सामने आई कि इस्माइल हानिये, इस पे तो मीम भी बन गया कि इस्माइल नहीं वॉस्माइल हानिये। अब सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, कई लोग इसको इजराइल की विल पावर से भी जोड़ते हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के विल पावर से, कि उसके रास्ते में कोई आए, कितना ही बड़ा दुश्मन आ जाए, उसे वो इरेडिकेट करना जानता है, कहीं पर भी हो वहाँ जाकर उसे मारना जानता है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये क्यों हुआ है और इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम इसका बदला इजराइल से लेंगे। आपको ये भी मालूम है कि इससे पहले जब एक बार ईरान ने हाल ही में ऐसा कहा था, तो उसने ऐसा किया भी, 300 रॉकेट उसने इजराइल पर हाल ही में दागे थे। और तब तो मामला इतना गंभीर नहीं था, तब तो ये था कि सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था। लेकिन इस बार तो किसी और देश में एम्बेसी का मामला नहीं है, तेहरान में उसके बुलाए हुए इतने बड़े मेहमान, जिसको वो इतना बड़ा मेहमान खुद कंसीडर करता है, तसव्वुर करता है, कि उसके बाद आपने देखा कि आयतुल्लाह खामनेई सामने आने के बाद ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला खुद लेंगे। आपने देखा कि वहाँ जो फ्रीडम स्क्वायर है तेहरान में, किस तरीके से हानिये के लिए एक बड़ा जुलूस वहाँ पर उसके नहीं रहने पर निकाला गया। उसको अंतिम विदाई के लिए कितने सारे लोग वहाँ पर उमड़ आए। ईरान का ये तरीका, उसका ये जज्बा हमास को लेकर, उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव हमास की तरफ, और अब ये ऐलान कि हम तो बदला लेंगे, ये कितना ख़तरनाक होने वाला है क्या। और इस बात को लेकर तो खुद इजराइल भी अपने आप को तैयार कर रहा है। आपने देखा वहाँ की लीडरशिप अपने लोगों को ये समझा रही है कि आने वाले दिन हमारे लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, लेकिन हम इस चुनौती को झेलने के लिए तैयार हैं। ये बात भी सच है कि इजराइल पहली बार इस तरह के खतरों से दो चार नहीं है। ये बात भी सच है कि इजराइल के लिए, इजराइल ये जानता है कि हमारे लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। वो ये भी जानता है कि जिस तरीके से हम जिस तरीके की मुसीबतों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अगर हमने ये एटीट्यूड नहीं रखा तो हमारे एग्जिस्टेंस को ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। लेकिन इसका एक दूसरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में इस तरीके की चुनौतियों से घिरे हुए हैं, करप्शन के एलिगेशंस उन पर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं, कि इस सब से एक डाइवर्ट करने के लिए, दूसरा इस सब के बावजूद कुर्सी पर बने रहने के लिए, और अपने एग्जिस्टेंस को इतना मजबूत कर लेने के लिए कि वो न सिर्फ कुर्सी में बने रहें बल्कि मजबूती के साथ बने रहें, वो ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इस्माइल हानिये को मरवाया। असल में इस्माइल हानिये को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि इस्माइल हानिये के बाद ये कहानी रुक जाती है या इसमें एक हाइटस आ जाता है। वहाँ पर हमास में भी ये व्यवस्था हमास के लोगों ने की हुई है कि एक की जगह लेने के लिए दूसरा तैयार रहता है, और ख़ास तौर से अगर वो पॉलिटिकल विंग और डिप्लोमेटिक विंग का मसला है तो उसके लिए तो दूसरा व्यक्ति तैयार है ही। लेकिन इसमें जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा, जानकार कहते हैं कि अभी तक जो बातचीत की कोशिशें हो रही थी, मध्यस्थता की कोशिश हो रही थी, कतर कर रहा था, इजिप्ट कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, उसको झटका हो सकता है। क्योंकि अब हमास हो सकता है कि बातचीत के उस टेबल में आए ही नहीं, और बातचीत की, मध्यस्थता की ज़्यादातर कोशिशों में इस्माइल हानिये की प्रमुख भूमिका थी। अब इस्माइल हानिये के नहीं रहने के बाद उसको न सिर्फ झटका लगेगा, बल्कि हो सकता है कि इधर ईरान ने जिस तरीके का अपना रुख अपना लिया है, उसके बाद ये स्थिति और ग्रेव होने की तरफ बढ़े। आपने देखा कि यूव गैलेंट जिस तरीके से दाइफ के नाम के आगे भी ब्लैक क्रॉस लगा रहे हैं, इस्माइल हानिये पहले ही तेहरान में ख़त्म किया जा चुका है। इजराइल भी खुद को इसके लिए गियर अप कर रहा है, तैयार है। अमेरिका भी सिचुएशन को भांप रहा है, उसने अपने 12 युद्धपोत उस इलाके में तैयार कर दिए हैं, तैनात कर दिए हैं, ये देखते हुए कि सिचुएशन ग्रेव हो सकती है। लेकिन अब दुनिया को किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो आग भड़की, वो आग बुझाए भी शांत नहीं हो रही है। इसके बावजूद कि दुनिया के कई शक्तिशाली देश इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि अब ये बहुत हुआ, इसे समाप्त होना चाहिए, लेकिन वहीं पर कई वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसे हैं, कई बातें ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस युद्ध को समाप्त भी नहीं होने दे रही। तो अब यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, हमास के बीच में इससे क्या होने वाला है। एक अंदाज़ा ये भी है कि उधर हमास अब करेगा क्या, उसके पास जो बंधक हैं, क्या उनकी जान के लिए अब ये बड़ा खतरा हो जाएगा।
जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है वो ये कदम उठाएं, लेकिन पूरे तौर पर बंधकों के साथ ये संदेश देना कि उन्होंने उनको समाप्त कर दिया या उनके साथ ज़्यादती हो रही है, ये एक तरीके से इजराइल के और गुस्से को भड़काने वाला होगा, नंबर एक। नंबर दो, इससे जो कई जगहों पर हमास अपनी स्थिति को एक तरीके से विक्टिम के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ उन कोशिशों को भी झटका लगेगा। तो ये हमास अभी ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन उधर हूती, हिजबुल्ला, ईरान का ये रुख क्या आने वाले दिनों में एक ऐसी चिंगारी जो पहले से ही शोला बनी हुई है उसको और भड़का देगा। कहा तो ये जाता है कि इस्माइल हानिये के बारे में ख़ासतौर से इजराइल का गुस्सा इसलिए इतना भड़का हुआ था क्योंकि इससे पहले जब अब तो आप जानते हैं कि ईरान को नया राष्ट्रपति मिल गया, इससे पहले जब उनके राष्ट्रपति की मौत हुई थी और ईरान गया था इस्माइल हानिये, तो वहाँ उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अल अक्सा फ्लड, बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन कहता है हमास की उसने चलाया, ये नाम भी दाइफ ने दिया था। और इस अल अक्सा फ्लड का जिक्र करते हुए इस्माइल हानिये ने ये कहा था कि ये यहूदियों के दिल में लगा है और हम जब तक अपनी ज़मीन को खाली नहीं करा लेंगे तब तक हम ये करते रहेंगे। और ये बात सुनने के बाद ही इजराइल ने फिर पूरे तौर पर यह कसम खा ली थी। और अब उस स्टेटमेंट को और इस्माइल हानिये के मारे जाने को जो वक्फा हुआ है वो 40 दिन का हुआ है। 40 दिन के भीतर भीतर ही इस स्टेटमेंट का बदला ले लिया गया इजराइल की तरफ से। आपने वो वीडियो भी देखा है जहां इस्माइल हानिये पहले टेलीविज़न पर अल अक्सा फ्लड के बारे में जानकारियां ले रहा होता है, सूचनाएं ले रहा होता है, अल जज़ीरा चैनल लगा हुआ है, वो सामने देख रहा है कि क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, और बाद में वो नमाज करता हुआ दिखाई देता है। आप जानते हैं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हैं पूरे मैटर को, तो इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लेकिन एक रंग जो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो कॉमन दिखाई देता है, वो है इस मामले के और भड़क जाने का रंग, इसके और आग की तरह खतरनाक हो जाने की रंगत। क्या इस बात को अलग अलग स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी पहचाना जा रहा है, और क्या वो सूरतें बन रही हैं जो इस आग को और ज़्यादा भड़कने से रोकने की तरफ जाएं, या फिर असल में दोनों ही तरफ से जो सोच प्रिवेल कर रही है वो इस आग को भड़काने वाली होगी। क्योंकि इजराइल ये कह रहा है हमारे लिए एग्जिस्टेंस का मामला है और हम अपने लिए मुसीबत की आखिरी जड़ को भी समाप्त करेंगे। हमास का रुख क्या रहने वाला है, हमास के सिंपैथाइजर्स का रुख क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इजराइल और उसके दोस्तों का रुख और इस दुनिया का मुस्तकबिल, इस पर निगाह रहेगी। आने वाले दिनों में इससे आगे होने वाले रेमिफिकेशंस, रिपरकशंस और इसके असरात, इसके बाद होने वाली चीज़ों के बारे में भी आपसे बात होती रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि आज वाली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई बात आती है, कोई कमेंट आता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके जवाब देने की और आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। नमस्ते।